गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर्स एकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म सिस्टम जो था और हिटलर का कैसे उद्भव हुआ, इसके बारे में आज हम आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए तैयार करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं नाजिज्म के बारे में। ठीक है ना। सो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर डिस्कसेस द राइज ऑफ हिटलर एंड द पॉलिटिक्स ऑफ नाजिज्म। इस चैप्टर में आज हम चर्चा करेंगे जो हिटलर का कैसे उद्भव हुआ, कैसे हिटलर एग्जिस्ट हुआ उनका हमारे सोसाइटी में, और नाजिज्म का पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। उसमें आपका चिल्ड्रन वुमेन जो थे, चिल्ड्रन थे, वुमेन थे जर्मनी के। ठीक है ना। फिर उनका क्या स्थिति था, क्या सिचुएशंस था, इसके बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे फिर हम चर्चा करेंगे नाजिज्म एंड द हाउ दे डिनाइड वेरियस माइनॉरिटीज ए राइट टू लिव, एंटी जेविश फीलिंग, बैटल अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। इसमें इस चैप्टर में हम पार्ट बाय पार्ट चर्चा करते जाएंगे किसके बारे में, कि किस तरह से माइनॉरिटीज़ को डिनाई किया गया। ठीक है ना, वेरियस वेज में जेविश लोग के विरोध में किस तरह से लोगों का फीलिंग्स जगा। ठीक है, जेविश किस तरह से लोगों के प्रति बिहेव करते थे। फिर डेमोक्रेसी के लिए, सोशलिज्म के लिए बैटल हुए। ठीक है ना। ये सब सारे चीज़ों का, सारे फैक्ट्स को हम लोग टू द पॉइंट हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। हेलमट, एक 9 इयर्स ओल्ड एक बच्चे का नाम है। ठीक है ना, हेलमट। ठीक है, ये 9 इयर्स का ओल्ड का था और इसके पेरेंट्स जो हैं वे घर में आपस में रात में चर्चा कर रहे थे कि वे सुसाइड कर लेंगे। ठीक है ना, सुसाइड करने की चर्चा कर रहे थे। ठीक है ना। तो अब उनके पेरेंट्स ये बात हेलमट को चुभ रही थी कि आखिर ये सुसाइड क्यों करना चाहते हैं। ठीक है ना। लेकिन फैक्ट ये था कि हेलमट के पिता एक्सिस ग्रुप के थे। उस समय एक्सिस एलाइज ग्रुप जो थे वो जीत चुका था। ठीक है ना। ये बात है उस समय की, जो एलाइज ग्रुप जीत चुका था बैटल में। और हेलमट के फादर जो थे एक्सिस ग्रुप के बहुत बड़े ओहदे पर थे या बहुत बड़े लीडर थे। उनको डर था कि एलाइज ग्रुप वाले उनको मार ना दें, गोली ना मार दें। इस तरह से वे बहुत चिंतित रहते थे। लेकिन अगले दिन वो क्या किए, ऑफिस जैसे ही गए, ठीक है ना, परिवार के साथ पूरा समय बिताने के बाद जब वो ऑफिस गए, ऑफिस जाने के बाद उन्होंने खुद को गोली मार दिया, क्योंकि उनको भय था कि कहीं वो एलाइज ग्रुप वाले उनको मार ना दें। वो खुद ही डिप्रेशन के कारण अपने आप को गोली मार दिया। ठीक है ना। अब आपको हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कि एक्सिस ग्रुप में आपका जर्मनी था। ठीक है ना। और जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था, ठीक है ना, कुछ कंट्रीज से मिले हुए थे। और जबकि एलाइज ग्रुप में आपका फ्रांस था, ब्रिटेन था। लेकिन एलाइज ग्रुप तब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था, स्ट्रेंथन नहीं हुआ था एलाइज ग्रुप का, जब तक कि उसमें यूएसए का एंट्री नहीं हुआ था। जैसे ही यूएसए का एंट्री हो गया, वो एलाइज ग्रुप स्ट्रेंथन हो गया और एक्सिस ग्रुप को डिफीट कर दिया, हरा दिया। ठीक है ना। सो देखते हैं बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक से हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हम बता देना चाहते हैं कि ये आपके बुक से जो शॉर्ट नोट्स तैयार किया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। आप इसको टू द पॉइंट, टू द लाइन सुनते जाइए, क्लियर होते चलना है और इसको याद रखना है। ठीक है ना। अगर आप इस जो भी फैक्ट हम चर्चा करेंगे इसको आप अगर सही ढंग से समझ लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो बात है इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है ना।
दिस इज द मैटर ऑफ अर्ली ईयर ऑफ 20th सेंचुरी। जर्मनी फाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918, ये आप सबको पता है, अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो जर्मनी जो बैटल लड़ा, जो फाउट किया, वो किसके साइड से? ऑस्ट्रियन एम्पायर के साइड से, अगेंस्ट द एलाइज। और एलाइज में कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की आपसे कि एलाइज ग्रुप में इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया थे, लेकिन बाद में इसमें यूएसए का एंट्री हुआ, ठीक है ना। ठीक है, सो इस बैटल में जितना भी रिसोर्सेस था वो ड्रेन आउट हो गया, ड्रेन अवे हो गया, ठीक है ना। मतलब जब कोई भी लड़ाई होता है तो क्या होता है, उसमें बहुत सारा खर्च होता है, तो उनका जितना भी रिसोर्सेस था वो सारा कुछ खत्म होने के कगार में था, ठीक है ना। जर्मनी ऑक्युपाइड फ्रांस। अब जर्मनी को फ्रांस में जर्मनी ने अपना ऑक्युपाई कर लिया, उसको अपने हिस्से में कर लिया, फ्रांस और बेल्जियम को, ठीक है ना। बट अनफॉर्चुनेटली एलाइज स्ट्रेंथन बाय द यूएस एंट्री इन 1917। आपको याद रखना है, जैसे कि हमने चर्चा किया, यूएस का एंट्री कब हुआ? 1917 में। और जैसे ही यूएस का एंट्री हुआ, एलाइज ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। और 1917 में जैसे ही यूएस का एंट्री हुआ, एलाइज ग्रुप जीत गया, जर्मनी हार गया। एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918 की बात है, 1918 में जर्मनी हार गया और एलाइज ग्रुप जीत गया। फिर एट वेमर द नेशनल असेंबली मेट। वेमर में नेशनल असेंबली रखा गया एंड एस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मतलब जब एलाइज ग्रुप जीत गया तो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया और फेडरल स्ट्रक्चर मतलब संघीय व्यवस्था होता है, जो सेंट्रल पावर जिस टाइप से होता है वो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। उस टाइप से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन गठन किया गया। इन द जर्मन पार्लियामेंट, ठीक है ना। अब देखते हैं जर्मन पार्लियामेंट। डिप्यूटीज वेयर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। अब जर्मन पार्लियामेंट में, ठीक है ना, डिप्यूटीज को इलेक्ट किया गया, ठीक है, जिसमें सभी कोई को एडल्ट जो थे और वुमेन जो थे सभी कोई अपना अपना बराबर का वोट दिए, अपना मत दिए, ठीक है। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जर्मनी का जो ओवरसीज कॉलोनीज था, जहाँ पर वो व्यापार करते थे ओवरसीज में, ठीक है ना, तो उन सब से उनका अधिकार छीन चुका था। द वार गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड डैमेजेस द एलाइज कंट्री सफर्ड। जो वार में जो भी डैमेज हुआ या जो भी क्षति हुआ या जो भी जो उनका रिसोर्स था वो ड्रेन्ड हुआ, ठीक है ना, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको थोपा गया? जर्मनी को थोपा गया, ठीक है ना। उसका जो क्षतिपूर्ति है वो किसको करना था? जर्मनी को करना था। ऐसा एलाइड ग्रुप लोगों ने उनको थोप दिया, ठीक है ना। द एलाइड आर्मी ऑक्युपाइड रिनेलैंड इन 1920। और एलाइड आर्मी जो थे उन्होंने रिनेलैंड को भी ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है ना, रिनेलैंड पर भी अपना अधिकार जमा लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं द इफेक्ट ऑफ द वार। इस इफेक्ट का क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सो द इंटायर कॉन्टिनेंट वाज डिवास्टेटेड बाय द वार बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। पूरा देश, पूरा कॉन्टिनेंट मतलब तबाह हो चुका था, तहस नहस हो चुका था। साइकोलॉजिकली, अगर मेंटली भी देखा जाए, साइकोलॉजिकली भी देखा जाए, लोगों का माइंड भी इफेक्टेड हो गया था। और फाइनेंशियली तो ड्रेंड अवे हुआ ही था, ठीक है ना। फाइनेंशियली वो ड्रेंड अवे था, लेकिन आपका इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस वार में लोगों का साइकोलॉजिकली बोला जाए या फाइनेंशियली बोला जाए तो दोनों का बहुत ही ज़ोरदार प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना। और द वार ऑफ गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन वाज कैरिड बाय द रिपब्लिक एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन। और इस तरह से वार में जो भी क्षति हुआ, ठीक है ना, उसको और बहुत ज़्यादा मतलब राष्ट्रीय अपमान सहना पड़ा, ठीक है ना, जर्मन को, ठीक है ना, जर्मनी को।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हमारा एक्सिस ग्रुप था, ठीक है ना, जो सारा भार, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को थोपा गया। सोशलिस्ट, कैथोलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स, ठीक है, सपोर्टेड द वेमार रिपब्लिक। जो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे और डेमोक्रेट्स थे, इन लोगों ने वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट किया। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल, और इनको नवंबर क्रिमिनल्स के रूप में जाना जाने लगा। मतलब लोग चिढ़ाने लगे, लोग उनका उपहास करने लगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। जो पहला वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, इसमें बहुत गहरा प्रभाव पड़ा लोगों का सोसाइटी और लोगों का राजनीतिक स्थिति में। सोल्जर आर प्लेस्ड अबव सिविलियंस, सोल्जर्स आर प्लेस्ड अबव सिविलियंस, बट अनफॉर्चुनेटली सोल्जर्स लिव्ड ए मिजरेबल लाइफ। हालांकि सोल्जर्स को सिविलियंस से ऊपर रखा गया, लेकिन उनका लाइफ जो था बहुत ही मिजरेबल था, बहुत ही दयनीय था, उतना खास नहीं था। फिर डेमोक्रेसी वाज ए यंग एंड फ्रेजिल आइडिया। उस समय के लिए डेमोक्रेसी था बहुत ही क्या कहेंगे, तरोताज़ा और फ्रेजिल आइडिया था, ठीक है ना, विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटर यूरोप, और जिसको कि यूरोप मतलब क्या कहेंगे उसको, यूरोप की जो अस्थिरता थी उससे वो बच नहीं सकता था, ठीक है ना। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका जो इफ़ेक्ट था वार का, ये बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा लोगों के सामाजिक जीवन में, बोलिए चाहे पॉलिटिकल जीवन में। एक्चुअली इस वार में साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल और मेंटल इफ़ेक्ट पड़ा था, ठीक है ना। आप जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोग जेविस के बारे में पढ़े थे, हम लोग जेविस फीलिंग्स वाले जो लोग थे, और इसमें कलर इफ़ेक्ट क्या कहेंगे, वो रंगवाद था, रंग भेद का नीति था उस समय, ठीक है। सो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि इस वार का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। सो अगला टॉपिक द पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस के बारे में है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, अपडेटेड रहिए हमारे चैनल से, और थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट। हम आपके लिए स्वस्थ जीवन की शुभकामना करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।